तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड वानिंग के साथ, जो कि अभी कार ड्राइव कर रही होती है और कार में उसका फियांसी उसके कजिन के साथ रोमांस कर रहा होता है और उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि वानिंग उसके बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि उसे पता है कि वानिंग उससे शादी ज़रूर करेगी। वानिंग सोच रही होती है कि उसका फियांसी फूशा यहाँ पर उसके कजिन के साथ लगा हुआ है, लेकिन उसे उसकी फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना है, इसलिए वो उन लोगों को ये सब करने देगी। तभी वानिंग सामने देखती नहीं है और गलती से एक कार को हिट कर देती है, जिसका ओनर कोई और नहीं वानिंग का एक्स बॉयफ्रेंड जो होता है। वानिंग उसे देखते ही पहचान जाती है और सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर वो उसका स्टाइल देखते हुए सोचती है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा कूल है। इतने में वानिंग का फियांसी फूशा भी कार से बाहर निकलता है और उससे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम देख के ड्राइव नहीं कर सकती थी, तुमने पता है कितनी महंगी कार को हिट कर दी हो। फिर इतने में वो भी जो को देख लेता है और फिर उसे कहने लगता है कि लिटिल अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आपने बताया होता कि आप अब्रॉड से वापस आ रहे तो मैं आपको पिक करने आ जाता। फिर यहाँ जो तो बहुत ही गुस्से में होता है और वो फू शाओ को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वानिंग को यहीं पर रुकने के लिए बोलता है। तो फू शाओ तो वानिंग की कजिन को लेकर कार से यहाँ से चला जाता है और फिर वानिंग यहीं पर ही रह जाती है। फिर यहाँ पर फू शाओ वानिंग से पूछने लग जाता है कि क्या तुमने मुझे मिस करी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाने लग जाते हैं कि वानिंग और जो अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है और जो तो वानिंग से शादी भी करना चाह रहा होता है। पर तभी नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो उठता है तो उसे बस वानिंग की लेटर मिलती है, जिसमें वो लिख कर गई होती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और वो उसके लिए कंपेंसेशन के तौर पे कुछ पैसे छोड़ कर गई होती है। फिर इसके साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और वानिंग सोच रही होती है कि 3 साल पहले मैंने इसे डंप करी थी, इसलिए ये ज़रूर मेरे खिलाफ ग्रज होल्ड करके रखा होगा। फिर वो उसे कहने लगती है कि मिस्टर जो आज जो ये एक्सीडेंट हुआ है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो मैं आपको पैसे भर दूंगी। तो जो कहने लगता है कि कुछ साल ही में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही है जैसे वो मुझे जानती ही नहीं, लेकिन अच्छा है कि कम से कम तुम्हें मेरा नाम और सरनेम तो याद ही है। फिर जो तो वानिंग से कहने लग जाता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तो ऑफ कोर्स है कि तुम्हें पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। तुम देख ही सकती हो ना कि मेरी कार कितनी न्यू है, तो चलो मैं तुम्हें फ्रेंडली प्राइस 14 मिलियन दे देता हूँ। इस पर वानिंग कहती है कि थैंक यू मुझे इतना डिस्काउंट देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और अब मेरी फैमिली कंडीशन भी ख़राब हो चुकी है और मैं कोई रिच फैमिली की डॉटर नहीं हूँ, तो मैं इतने पैसे नहीं भर सकती। तो जो पूछता है कि तुम्हारे पास तो एक अमीर फियांसी है ना, तो क्या वो तुम्हें इतने पैसे भी नहीं दे सकता। तो वानिंग सोच रही होती है कि मुझे बस अपनी फैमिली का कर्जा भरना है, तभी मैं उस बंदे से शादी कर रही हूँ। फिर यहाँ पर जो तो वानिंग का फेस पकड़ लेता है और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे छोड़ने के बाद ये अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नंबर याद है, और मन में सोचता है कि उसने वानिंग के लिए ही अब तक अपना नंबर नहीं चेंज करा था। फिर वानिंग कुछ नहीं कहती है तो जो मन में सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा हार्टलेस है जो उसका नंबर तक भूल गई। फिर वो उसे अपना कार्ड दे देता है और यहाँ से जाते हुए कह देता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर देना, और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद वानिंग जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी फ्रेंड लीसा उसे इस बारे में बताने लगती है कि तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड जो था वो अब्रॉड से वापस आ गया है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस मामूली लड़की को तुमने डंप करी थी वो इतने अमीर फैमिली का बेटा है, और वो जो ग्रुप कंपनी का सीईओ है जिसने अब तुम्हारे डैड की पुरानी कंपनी भी खरीद लिया है, और देखा जाए तो अब वो तुम्हारा बिग बॉस बन चुका है। वानी कहती है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता चल गया, और वो मन में सोचती है कि अच्छा हुआ वो हेडक्वार्टर में और मैं ब्रांच में हूँ, नहीं तो फिर अगर मुझे उसे रोज़ फेस करना पड़ जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। फिर वानिंग की फ्रेंड लीसा उससे पूछने लगती है कि तुम्हें मेरे से पहले न्यूज़ कैसे मिली। तो वानिंग अपनी फ्रेंड को बताती है कि क्योंकि आज ही मैंने उसकी कार का एक्सीडेंट कर दी। तो ये सुनकर इसकी फ्रेंड भी शॉक हो जाती है, और फिर वानिंग कहने लगती है कि सच में मैं इतनी अनलकी कैसे हो गई, और अब मुझे उसे पूरे 14 मिलियन भरने। तो ये सुनने के बाद तो लीसा और ज़्यादा शॉक होती है कि इतने ज़्यादा पैसे तुम कैसे भरोगी। फिर वो बताती है कि मेरे कार्ड में अभी कुछ पैसे हैं, मैं अभी तुम्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो वानी कहती है कि रहने दो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं फूशाओ से कहकर ये सारे पैसे भरवाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर वानी के फियांसे फूशा को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ बाहर में पार्टी कर रहा होता है और उन सभी को बता रहा होता है कि उसे वानी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए उसने आज तक कभी उसे टच ही नहीं किया। फिर इतने में वानी यहाँ पहुँच जाती है और वो फूशा से कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। तो कहता है कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, तो फिर तुम सभी मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे किस करो, तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा।
तो वानिंग तो उसे साफ मना कर देती है कि मैं नहीं करने वाली। तो फिर तो फूशा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वानिंग को फोर्सली किस करने की कोशिश करता है। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहुँच जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तो इसे देखते के साथ ही फूशा डर जाता है और कहने लगता है कि अंकल आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और मैं तो बस यहाँ पर अपनी फियांसी के साथ मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो वानी कहती है कि हाँ, फूशा मेरे साथ मजाक कर रहा था, बस कह रहा था कि अगर मैं इसे केस नहीं करूँगी तो फिर ये मुझे क्लब में बेच देगा। तो फिर ये सुनते के साथ ही जो गुस्सा होता है और वो फूशा से पूछता है कि तुमने इसे ऐसा कहा कि ये तुम्हें किस नहीं करेगी तो तुम इसे बेच दोगे। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इसके लायक हो, तुम इसे डिजर्व ही नहीं करते। ऐसा बोलकर ये इसके मुंह पे पंच मारता है और फिर जो तो वानिंग को यहाँ से लेकर दूसरी जगह जाता है और वो उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो जो कहने लगता है कि अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं पहुँचता तो क्या तुम उसे किस करने वाली थी और आखिर तुम उसके साथ ब्रेकअप कब कर रही हो। तो वानिंग उसे अपने पैर से मारती है और कहती है कि तुम जो अभी हरकत कर रहे हो ना, उससे लोग हमारे रिलेशन के बारे में गलत समझ लेंगे। तो जो कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या गलत समझेंगे, हमारे बीच में रिलेशन है तो है। तो वानिंग कह देती है कि 3 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम ये भूलो मत। तो जो भी कह देता है कि मैंने ब्रेकअप के लिए एग्री नहीं करा हूँ। फिर वानिंग सोचने लग जाती है कि वो जो को अपनी इस शादी को ख़राब करने नहीं दे सकती है, क्योंकि वो फैमिली में शादी करेगी तभी तो उसकी फैमिली का कर्जा पूरा हो पाएगा। फिर वानिंग तो जो को समझा देती है कि ब्रेकअप के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं और वैसे भी हमारी रिलेशन पब्लिक नहीं हुई थी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और बांध देता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, पैसों के लिए तुम किसी को भी किस कर सकती हो तो मुझे करो। वानिंग इसके लिए मना करने लगती है तो जो कहता है कि ठीक है, मुझे बस यही चाहिए कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। तो वानिंग उसे फिर से याद दिलाती है कि तुम भूलो मत कि अब मैं तुम्हारी नेफ्यू की फियांसी हूँ। तो जो इस पर गुस्सा हो जाता है कि तुम बार बार मुझे ये मत याद दिलाओ, नहीं तो फिर मैं उसके साथ बहुत ही बुरा कर दूंगा। वानिंग कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो कहता है कि मैं समझ गया कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो और वैसे भी तुम्हारा कोई रीज़न भी नहीं बनता उसे पसंद करने का। वानिंग कहती है कि याद रखो कि तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। तो जो भी मान लेता है कि वो अच्छा नहीं है और फिर वो वानिंग को समझाने लग जाता है कि तुम प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि हम दोनों इतनी जल्दी साथ हो जाए, लेकिन अगर तुम मुझे अपने से दूर करोगी तो फिर मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूँगा। और फिर उसके आँख में आंसू देखकर वानिंग उसे कहती है कि लगता है तुम जेलस हो रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उस फूशा के साथ जल्द ही ब्रेकअप तो कर लूँगी, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से नहीं। पर फिर ये सुनकर तो जो खुश हो जाता है कि वो अभी भी मेरी केयर करती है। और फिर वानिंग यहाँ जो को हक करने लगती है तो उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी खुद के दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही है, तुम्हारा हार्ट कितना फास्ट बीट कर रहा है। तभी इतने में जो के फ़ोन पर कॉल आने लगती है तो वानिंग उसका फ़ोन उठाकर कॉल चालू करती है और जो को उसके फ्रेंड की कॉल आई होती है, जो कि उसे कहने लगता है कि मैंने सुना कि तू अब्रॉड से वापस आ गया है। फिर तो तुझे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वानिंग याद है, तुझे पता है अब वो तेरे निफ्यू को पसंद करती है और उसे डेट कर रही है, इसलिए तू अब उससे मिलने मत जाना, क्योंकि मुझे पता है अगर तू उससे मिलने गया ना तो फिर तू सब भूल जाएगा। पर तुझे याद रखना चाहिए, तूने खुद ही बोला था कि ब्रेकअप होता है, तो तू कभी भी उस लड़की के पास वापस नहीं जाएगा। वानिंग ये सुनते के साथ यहाँ से जाने लगती है तो जो उसे रोकने की भी कोशिश करता है पर वो चली जाती है। तो जो अपने फ्रेंड को कॉल पर चिल्लाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वानिंग तेज़ी में यहाँ रोड से जा रही होती है। तभी इतने में जो से अपनी कार में बैठने की जिद करता है तो फिर वानिंग मान जाती है। तो जैसी वो बैठती है तो जो से कहता है कि मेरे फ्रेंड ने कॉल पर जो भी कहा था तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। तो ये कहती है कि हाँ। इस पर जो सोचने लगता है कि ये मेरे साथ अभी भी कितना कोल्ड है। फिर इसके बाद जो वानिंग को उसके घर के सामने ले आता है तो वो शॉक रह जाती है कि मैंने तो इसे अपना एड्रेस भी नहीं बताई और इसने पहले ही मेरे बारे में सब इन्वेस्टिगेट कर रखा है। फिर जो वानिंग से कहने लग जाता है कि मुझे अब बहुत ही रिग्रेट हो रहा है तुमसे ब्रेकअप करके, बहुत ही रिग्रेट हो रहा है तुम्हें आज़ाद छोड़कर, और मैंने सोच लिया हूँ कि मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा करूँगा। फिर इस पर भी वो हाँ कह रही होती है तो ये कहता है कि तुम हर बात पर बस इतना कह रही हो, इसका क्या मतलब है। वानिंग कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो जो कहता है कि ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, हम फिर से साथ हो सकते हैं। तो वो मन में सोच रही होती है कि उसे अभी अपना बहुत सारा कर्जा भरना है, तभी वो अपनी जियांग फैमिली को बचा पाएगी, और अब वो जो के लेवल की बिल्कुल नहीं रही है। यही सोचकर ही वानिंग जो से कहती है कि थैंक यू मुझे घर तक छोड़ने के लिए, और फिर वो जल्दी से कार से बाहर निकलती है। तो जो भी कहने लग जाता है कि वानिंग मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कितना भी देर हो। तो भी वानिंग तो जो की बात नहीं सुनती है और वो कार का डोर बंद करके चली जाती है। और फिर जो तो कार से बाहर निकल के स्मोक करते हुए वानिंग के लिए रो रहा होता है, और वानिंग अपनी घर की विंडो से झांककर उसे देख रही होती है और उसे लग रहा होता है कि उसने उसके साथ बहुत ही गलत किए, लेकिन वो सोचती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे बस ऐसे ही उसे छोड़ देना चाहिए।
फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वानिंग अपनी कंपनी में गई होती है और तभी यहाँ पर उसकी कज़िन लिन जिद कर रही होती है कि वो अब और शूट नहीं करेगी, चाहे जो कोई भी कुछ भी कर ले, क्योंकि वो प्रोड्यूसर की कज़िन है। तो फिर यहाँ पर वानिंग की एम्प्लॉय आकर उसे इस बारे में बताने लगती है कि उसकी कज़िन लिन एक तो 3 घंटा लेट आई, ऊपर से थोड़ी सीन शूट करने के बाद वो आगे की सीन शूटिंग करने के लिए मना कर रही है। तो वानिंग फिर ऑर्डर दे देती है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही है ना, तो अब उसे रिप्लेस कर दो और उसकी जगह किसी और एक्ट्रेस को लेकर आओ। तो फिर ये बंदी जाकर जब लिन को इस बारे में बताती है तो फिर लिन तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही वानिंग के पास आकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे रिप्लेस कर सकती हो। तो वानिंग अपनी कजिन लिन को समझाती है कि ये वर्क प्लेस है, तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी चलाओगी। तो फिर लिन से चिल्लाने लग जाती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम अब कोई रिच फैमिली की डॉटर नहीं रही हो और मैं तो अब इतनी फेमस एक्ट्रेस हो चुकी हूँ, और अगर मैं एक बार बोलूँगी ना तो फिर इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगी। फिर बताओ कौन तुम्हारे इस शो को शूट करवाएगा। तो वानिंग भी उसे जवाब देती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो फिर लिन इस पर चिढ़ जाती है और फिर उल्टा उसे ही सुनाने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फू शाओ तुमसे शादी करने वाला है? बिल्कुल नहीं, वो तुमसे बस खेल रहा है और वो तुम्हें जल्दी रिप्लेस कर देगा और वो तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके लायक की नहीं हो। वानिंग को गुस्सा आती है और वो लिन को थप्पड़ लगा देती है। फिर हम यहाँ पर जो को देखते हैं जो कि कंपनी में अपनी एंट्री मारता है और तभी जैसे यहाँ पर फू शाओ आता है तो लिन उसे देखते के साथ ही एक्टिंग करने लग जाती है और बताती है कि देखो तुम्हारी फियांसी कैसे मुझे बुली कर रही है और इसने मुझे मारी है, तो तुम्हें मेरे लिए इसे सबक सिखाना चाहिए। फिर वानिंग मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, पर फू शाओ तो नहीं मानता और उल्टा वानिंग को लिन से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। वानिंग नहीं मान रही होती है तो फू शाओ कहता है कि अब ये तुम्हारी कंपनी नहीं रही है बल्कि मेरी फू फैमिली की कंपनी है, तो यहाँ पर मेरे डिसीजन चलेंगे। फिर लिन भी कहने लग जाती है कि ऐसे तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी ना तो ठीक है, मैं गार्ड्स को बुलाती हूँ, वही तुम्हें पकड़ कर मुझसे माफ़ी मंगवाएंगे। और फिर वो ऐसा ऑर्डर दे देती है और फिर एक वास उठाकर वानिंग को मारने वाली होती है, पर इतने में जो जल्दी से वानिंग के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और वानिंग उसे देखती रह जाती है। फिर फू शाओ तो गुस्सा हो जाता है और जो को चिल्लाने के लिए जाता है, पर इतने में जैसी वो उसे देखता है तो फिर डर के मारे चुप हो जाता है और तुरंत ही उसे कहता है कि अंकल ये लड़की आपकी कंपनी में ट्रबल क्रिएट कर रही थी तो इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा था। और फिर फू शाओ की सारी बातें सुनकर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज वानिंग के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि वो और उसकी फैमिली इसी लायक है कि वो लोग बैंकरप्ट हो गए और वो लोग कहने लगते हैं कि उसे भी अपनी फैमिली के साथ मर जाना चाहिए था। तो ये सब सुनकर फू शाओ कहता है कि वानिंग तुमने सुनी, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता है, तुम भी अपनी फैमिली की तरह बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो। फिर ये सुनते के साथ ही वानिंग को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो टूटा हुआ वास उठाकर फू शाओ को मारने वाली होती है, पर जल्दी से जोई से रोक लेता है। और फिर यहाँ पर वानिंग की कजिन तो अभी भी नहीं मानती है और उसके बारे में बातें करी जा रही होती है। तो फिर जो से गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम्हारा नाम लिन है ना और तुम सो फैमिली की डॉटर हो, ठीक है, आज ही मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा रहा हूँ और तुम्हें भी बैन कर रहा हूँ, अब तुम्हें कोई भी हायर नहीं करेगा। फिर ये सुनकर लिन शॉक रह जाती है और जो फू शाओ से कहता है कि तुम अगर अच्छे से जीना चाहते हो ना तो दोबारा इस कंपनी में आना मत, क्योंकि इस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ। और फिर इन लोगों से ऐसे डील करने के बाद जो तुरंत ही वानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने ऑफिस में ले आता है और डोर भी बंद कर देता है। तो सभी एम्प्लॉयज़ बाहर खड़े होकर सुनने लग जाते हैं और वानिंग की फिक्र कर रहे होते हैं कि कहीं उसे कुछ हो ना। यहाँ हम देखते हैं कि जो वानिंग को टच करने लगता है तो वानिंग उसे ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि हम लोग कंपनी में हैं और यहाँ पर तुम मेरे बॉस और मैं तुम्हारी सबऑर्डिनेट हूँ, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है, फिर हम कंपनी में हैं तो बिजनेस वाली बातें करते हैं, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने लिन को रिप्लेस क्यों करी। तो वानिंग बताती है कि वो लिन यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और वो और फू शाओ मिलकर बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो फिर ये कहता है कि तुम मुझे ऐसा भी बोल सकती थी कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो इसलिए रिप्लेस करना चाहती हो, मैं तुम्हारी ये बात भी मान जाता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर कुछ करूँगा। तो वानिंग कहती है कि लगता है मिस्टर जो तुम इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो कि अब तुम बस मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। तो ये कहता है कि मुझे बिलीव नहीं कि तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करती। पर फिर वानिंग इसका जो को कुछ जवाब नहीं देती है और यहाँ से जाने लगती है और वो इसे कहता है कि तुम क्या वापस से टर्न होकर मुझे देखोगी, पर वानिंग नहीं देखती और चली जाती है। और फिर जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसकी टीम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तो वानिंग बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है।
फिर जब वो ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जा रही होती है तो यहाँ पर उसके पास फूशा आ जाता है और उसे बताने लगता है कि आज रात हम लोग ओल्ड हाउस जाएंगे डिनर के लिए, तो मैं तुम्हारा पार्किंग लॉट में इंतजार करूंगा। वानिंग मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो फिर ही कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं अपनी ग्रैंड माँ से पैसे कैसे मांगूंगा। फिर ये वानिंग को रोकने के लिए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो मेरी गलती है कि मुझे इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। बस तुम मेरी बात सुन लो और मेरे साथ चलो। अगर तुम चलोगी ना तो ग्रैंडमा से मुझे जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो वानिंग भी कहती है कि ठीक है, फिर तुम अपनी बात से पलटना मत, अब तुम खुद ही कह रहे हो तो मुझे पैसे याद से दे देना। तो फिर ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा ही टैलेंटेड हो, जो मेरे अंकल तुम्हारे ऊपर इतने फिदा हो गए जो कि आज तक किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं थे। वानिंग कहती है कि फिर तो तुम्हें और केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं तुम्हारे अंकल के साथ मिलकर तुम्हें चीट कर दूं। और ऐसा बोलते हुए वानिंग यहाँ से जाने लगती है तो फूशा उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरे अंकल तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। फिर इतने में हम देखते हैं कि वानिंग जैसे यहाँ पर एलिवेटर से बाहर निकलती है तो उसके सामने जो होता है, और फिर जैसे यहाँ पर जो वानिंग को लेकर पार्किंग लॉट में आता है तो फूशाओ तो वानिंग को ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चली गई है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ने वानिंग को छुपा के रखा होता है और वो उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर जो यहाँ पर जिद करने लग जाता है कि वो भी सेम ही जगह पे जा रहा है, तो अब उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ जाना चाहती है। अगर वो फूशा के साथ जाएगी तो वो अभी उसके सामने आ जाएगा और उसे भी पता लग जाएगा कि उसके साथ थी। फिर वानिंग को मानना ही पड़ता है और वो जो के साथ चली जाती है और फूशा यहाँ पर उसे कॉल करता रह जाता है और फिर वो उसकी आंखों के सामने से ही जो के साथ उसकी कार में बैठकर चली जाती है। फिर ये लोग जैसे यहाँ पर फूशा के घर पहुँचते हैं तो फूशा की ग्रैंडमा दरवाज़ा खोलती है और वो वानिंग को जो के साथ देखकर पूछती है कि वो आखिर उसके साथ कैसे। तो जो कहता है कि हम लोग को इंसिडेंटली दरवाजे पर मिल गए। तो वानिंग सोचती है कि कितना चालाक है, इतनी इजीली बहाने बना लेता है। फिर इसके बाद फूशा भी यहाँ घर आ जाता है और फिर फूशा की ग्रैंडमा वानिंग से बताने लग जाती है कि जो उसका अंकल है तो वानिंग को भी उसे अंकल कहना पड़ेगा। तो वानिंग यहाँ पर काफ़ी शाय फील करते हुए जो का अंकल बोल ही देती है। फिर ग्रैंडमा जो को समझाने लगती है कि अब उसकी एज हो चुकी है तो उसे भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेनी चाहिए और फिर वो उसकी पसंद के बारे में उससे पूछने लगती है कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है। तो जो तो यहाँ पर वानिंग का नाम देता है। वानिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वानिंग कहती है कि कुछ नहीं ग्रैंडमा, मुझे बस तीखा लग गया। और फिर वो अपने पैर से जो का पैर दबाती है तो जो भी दर्द से चिल्लाता है। तो फिर ग्रैंडमा उससे भी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर जो बताता है कि मुझे भी तीखा लगा। फिर फूशा की ग्रैंडमा जो से कहने लग जाती है कि तुम थोड़े टाइम के लिए यहीं पर रहो, जल्द ही फूशा और वानिंग की शादी हो जाएगी और जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ जाएंगे। तो फिर फूशा कहने लगता है कि हाँ ग्रैंडमा, आप फिक्र मत करो, मैं आपको बहुत ही जल्दी एक ग्रैंडसन देने वाला हूँ। और फिर फूशा को शक हो जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि वानिंग और मेरे अंकल के बीच में कुछ तो चल रहा है, इन लोग की रिलेशनशिप मुझे नॉर्मल नहीं लग रही है। और फिर रात में हम देखते हैं कि जो यहाँ वानिंग के रूम में उससे बात करने के लिए आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने आखिर मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दी और मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करी, मैं आधे घंटे से तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। तो वानिंग जल्दी से उससे दूर होती है और बताती है कि मैं शावर ले रही थी। फिर जो से पूछता है कि तुम आखिर फूशा के साथ कब ब्रेकअप कर रही हो। वानिंग कहती है कि तुम पहले बताओ कि तुम आखिर अपनी एंगेजमेंट उस लड़की के साथ कब करने वाले हो। तो जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ और लगता है तुमने मेरे बारे में वो न्यूज़ देखी थी। वानिंग सोचती है कि यानी वो फियांसी इसके फैमिली ने अरेंज करे थे, क्योंकि बिना इसकी फैमिली के इंस्ट्रक्शंस के कोई इसके बारे में ऐसी चीज़ें न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कर सकते। फिर जो पूछने लगता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तो वानिंग मना करने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि फूशा वानिंग को दरवाजे के बाहर से आवाज़ देता है। तो वानिंग जल्दी से जो को साइड में छुपाते हुए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर फूशा से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसे बताया जा रहा होता है कि मैं अब तुम्हें सच में लाइक करने लग गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी रियल रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वानिंग को तो जो टच करे जा रहा होता है और वो उसे दूर कर रही होती है और फिर वो फूशा को भी समझा देती है कि तुम ये झूठी बातें ना दूसरी लड़कियों को सिखाना, मैं तुम्हारी इन बातों पर बिलीव नहीं करने वाली हूँ। फिर वो तो इसे चेक देने के बाद यहाँ से गुस्से में चला जाता है और वानिंग भी जो से दूर होते हुए यहाँ वॉशरूम में आती है और फिर उसे वो चेक पकड़ा देती है। तो ये कहता है कि अच्छा तुम दूसरे मैन से चेक लेकर मुझे दे रही हो। और फिर जो तो जल्दी से वानिंग से उसका फ़ोन ले लेता है और उसकी और अपनी फ़ोटोज़ देखते हुए कहता है कि तुमने अभी भी ये पुरानी फ़ोटोज़ रखी हुई हो।
यहाँ पर वानिंग उससे अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है और गलती से यहाँ पर शावर चालू हो जाता है और दोनों ही जैसे भीग जाते हैं। तो जो तो वानिंग को किस करने लगता है, तभी उसे फिर से याद दिलाती है कि तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारी न्यूफ्यू की फियांसी हूँ। तो जो कहता है कि मैं जल्द ही फूशाओ को इनिशिएटिव लेने पर मजबूर करूँगा कि वो खुद तुम्हारे साथ अपनी ये एंगेजमेंट तोड़ेगा और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब नहीं होने दूंगा। और फिर वो इसके रूम से बाहर जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है और वो सोचता है कि वो ये फियांसी का टाइटल लेके रहेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्किंग लॉट में होता है और तभी उसका फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि वो उसे अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर रहा है और उसे आज रात आना ही होगा। तो फिर जो पूछने लगता है कि वानिंग आएगी कि नहीं, तो उसका फ्रेंड कहता है कि ये तो मेरे को नहीं पता। तभी हम देखते हैं वानिंग की फ्रेंड की भी यहाँ पर उसे कॉल आती है और वो भी उसे बर्थडे पार्टी में ही इनवाइट कर रही होती है। तो वानिंग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी इतने में जो से रोक लेता है और कहता है कि तुम कंपनी जा रही होगी ना, चलो मैं तुम्हें राइड देता हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम इतने बड़े कंपनी के चेयरमैन हो, तो अगर तुम मुझे राइड दोगे तो लोग हमारे रिलेशन को गलत समझेंगे। तो भी जो नहीं मान रहा होता है और वो वानिंग को साथ में ले जाकर ही मानता है। फिर कार से जाते वक्त वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम आज रात फ्री रहोगी। तो फिर वानिंग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें आज रात नीड है। तो ये कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। वानिंग मन में सोचती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये डिज़ायर वाला मैन है, तो ऑफ कोर्स ये रात में मुझे क्यों इनवाइट करेगा। फिर जो कहता है कि वैसे ये बात तो सच है कि मैं जब से तुमसे फिर से मिला हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो वानिंग उसे चिप करा देती है और जो बताता है कि मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता था, पर वानिंग इसका जवाब दिए बिना अपनी कंपनी में चली जाती है और फिर वो ऊपर से उसे जाते हुए देख रही होती है। तभी उसकी कलीग उसे बताती है कि मीटिंग का टाइम हो गया। फिर वो अपनी मीटिंग वगैरह में बिजी हो जाती है और मीटिंग ख़त्म होने के टाइम पर एक एक्ट्रेस यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई होती है, जिसके बारे में रूमर फैली हुई है कि वो जो की फियांसी है। यहाँ पर वानिंग उसे साफ कह देती है कि वो लेट हो गई है, इसलिए ऑडिशन अब ख़त्म हो चुका है। तभी उसे कहती है कि उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो वो उसे मना नहीं कर सकती। तो भी वानिंग से बिना जवाब दिए चली जाती है और तभी कंपनी में जो यहाँ पर वानिंग से मिलने आया होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानिंग अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पार्टी के लिए पहुँचती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसे आज डांस भी करना पड़ेगा। तो डांस का नाम सुनकर वानिंग को याद आने लगता है कि कैसे जू ने उसे डांस करना सिखाया था और फिर वो दोनों साथ में डेट करने लगे थे। फिर वानिंग यहाँ जू के बारे में सोचने में लगी होती है, तो उसकी फ्रेंड उसे होश में लाती है और उसे अंदर पार्टी में लेके जाती है। और फिर वानिंग यहाँ पर अपने सीनियर से मिलती है जिसका यहाँ पर बर्थडे होता है और वानिंग उससे मिलकर बात करती है कि वो उसकी मूवी में सॉन्ग गाए। तो फिर वो मान जाता है और हमें दिख रहा होता है कि वो वानिंग को बहुत ही लाइक करता है और वो यहाँ पर शायद उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने के बारे में ही सोच रहा होता है। और तभी इतने में जो का फ्रेंड ये देख लेता है और उसे कॉल करके इस बारे में बता देता है कि शायद वानिंग का सीनियर यहाँ पर उसे अपना लव कन्फेस करने वाला है और वो यहाँ पर पार्टी में आई हुई है। फिर जो को जैसे ये पता लगता है कि उसका सीनियर यहाँ पर उसे प्रपोज करने वाला है, तो ये जानकर ये बहुत ही गुस्सा होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानिंग का सीनियर यहाँ पर सभी के सामने अपने कन्फेशन की बात करता है और बताने वाला होता है कि उस लड़की का नाम क्या है। इतने में यहाँ पर जो पहुँच जाता है और कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। फिर जो को देखकर सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और वानिंग का सीनियर भी जो का वेलकम कर रहा होता है। तभी इतने में वानिंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, जैसे कि हम दोनों एक साथ मिलकर चीट कर रहे हैं। और वो पूछता है कि क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि तुम्हारा सीनियर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तभी इतने में वानिंग का सीनियर तो अनाउंस करता है कि वो उस लड़की का नाम अभी सीक्रेट रख रहा है। फिर इतने में डांस का टाइम शुरू होने वाला होता है, तो वानिंग अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है और तभी जो भी यहाँ पर आ जाता है। वानिंग उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। तो भी ये नहीं मान रहा होता है, तो वानिंग कहती है कि तुम्हारी फियांसी बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो फिर जो इसे क्लियर करता है कि मैंने बोला ना कि मैं उसे नहीं जानता हूँ और मेरे लिए तो तुम ही मेरी फियांसी हो। तो कहती है कि तुम नहीं जा रहे हो तो ठीक है मैं ही जाती हूँ। तो ये जल्दी से रोकता है और कहता है कि देखो तुम ऐसे ड्रेसअप हुई हुई हो और यहाँ पर तुम्हारा सीनियर तुम्हें कन्फेस करने वाला था, तो बताओ आखिर मैं ये सब कैसे स्टैंड करूँगा। तो वानिंग कहती है कि पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता है कि मेरा सीनियर मुझे कन्फेस करने वाला है कि नहीं, और वैसे भी मैं तो पहले से इंगेज्ड हूँ, है ना अंकल। फिर जो यहाँ पर वानिंग को अपना जैकेट पहना देता है और तभी इतने में वानिंग का सीनियर उसे बाहर आवाज़ देने लगता है। तो फिर ये बाहर आ जाती है और तभी इतने में फूशा यहाँ पर आकर वानिंग को सुनाने लगता है कि तुम आखिर ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारा वो सीनियर तुम्हें इंटरेस्टेड हो रहा है, पर तुम याद रखो कि तुम मेरी फियांसी हो। तो वानिंग उसे चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। इतने में यहाँ पर इसकी कज़िन लीन आ जाती है और वो भी वानिंग को बातें सुनाने लगती है कि आखिर तुम फूशाओ से कैसे बात कर सकती हो, तुम इसके लेवल की भी नहीं हो और मैं फूशाओ को कहकर तुम्हें डंप करवा सकती हूँ, समझी। तो फिर फूशाओ इसे चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो मेरी फियांसी को ऐसे कहने वाली।
तो फिर लिन तो शॉक रह जाती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। फिर वो वानी को चिल्लाती है कि ज़रूर तुमने ही मेरे खिलाफ फूशा को भड़काई है, तभी तो ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तो फिर फूशा इसे ढकेल देता है कि आखिर तुम वानी को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो। तभी इतने में लिन जल्दी से बताने लगती है कि फूशाओ मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बेबी की मॉम बनने वाली हूँ। तो फिर वो उसके पास आकर पूछता है कि तुम ये सच कह रही हो, और फिर वो शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर लिन वानी को मनाने लगती है कि प्लीज़ तुम मेरे फूशाओ को मुझे वापस कर दो, मेरा बच्चा बिना डैडी के नहीं रह पाएगा। तो वानी कहती है कि सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो फिर लिन उसे रो रो कर मनाई जा रही होती है कि प्लीज़ तुम फूशाओ को मुझे दे दो। तभी फूशा जल्दी से वानी के पास आकर उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, ये सब बस गलतफहमी है। तो वानी इसे थप्पड़ लगाती है कि तुम बिल्कुल भी एक मैन कहलाने लायक नहीं हो। तो अभी ये कहे जा रहा होता है कि तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो वानिंगी से चिल्लाकर कहती है कि मैं अभी इसी वक्त तुमसे अपनी शादी तोड़ रही हूँ, और फिर वो इसे थप्पड़ मार कर यहाँ से चली जाती है। और फिर फूशा तो यहाँ सदमे में चला जाता है। दूसरी तरफ वानिंग जैसी बाहर आती है तो वो देखती है कि जोया स्मोक कर रहा है। वो उसे कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी, तुमने यहाँ पर लिन को भेजे हुए थे ताकि मेरी और फूशा की शादी टूट जाए। सच में तुम्हारी ट्रिक बहुत ही कमाल की थी। और फिर वो जो से पूछने लगती है कि बताओ अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं। तो जो कहता है कि घर पे, और फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। तभी इतने में वानी यहाँ जो का एक टैटू देख लेती है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही रुक जाती है और उसे कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ। तो फिर ये अपसेट हो जाता है और फिर उसके बाद वानिंग के फ़ोन पर फूशा की कॉल आ रही होती है। तो जो उठा लेता है और बताता है कि वानिंग शावर लेने के लिए गई है, और ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट करता है। और फिर वो वानिंग को भी इस बारे में बताता है कि फूशा को कॉल आया था। तो वानिंग कहती है कि मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो काफ़ी शॉक होता है कि वानिंग को सच में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वानिंग और जो यहाँ रात में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे वानिंग अपनी कंपनी में होती है और वो जो के बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है। इतने में उसके एक कलीग आकर उसे एक न्यूज़ के बारे में बताने लगती है जो कि अभी हेडलाइंस पर है। इफू फैमिली ने उसके साथ शादी तोड़ ली है और उसे छोड़ चुके हैं। तो वानिंग ये न्यूज़ देखकर शॉक होती है कि उसके और उसके सीनियर के अफेयर के बारे में भी झूठी न्यूज़ फैली हुई है। तभी इतने में यहाँ पर फूशा आ जाता है और वो वानिंग को चिल्लाने लगता है कि तुम किसी और बंदे के साथ अफेयर चलाकर मेरी फैमिली की इज्जत ख़राब कर चुकी हो। और फिर वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फेंकता है और बताता है कि अब मैं तुम्हारे ड्रामा में से अपने सारे इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि अब तुम्हारा काम कैसे चलेगा, और अब हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो तुम हमारी फैमिली का वो कर्जा कैसे भरोगी जिसका तुमने वादा करी हुई थी। और वो वानिंग को फिर से एक मौका देने लग जाता है कि अगर तुम फिर से मेरी वुमेन बन के चलोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और वो वानिंग का हाथ पकड़ता है तो वो उसका हाथ छुड़ा लेती है। तो फिर ये उसे और चिल्लाने लगता है, और तभी इतने में यहाँ पर जो पहुँच जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फूशा जल्दी से जो को वानिंग के बारे में कंप्लेन करने लगता है कि अंकल अब आप इसको सबक सिखाओ। तो जो तो यहाँ पर वानिंग को नहीं बल्कि फूशा से कहता है कि वो नहीं बल्कि तुम यहाँ से निकलोगे। तो फिर जो शौक हो जाता है कि आखिर मेरे अंकल इस वानिंग की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं। फिर वो जो से कहने लगता है कि अंकल ये लड़की आपको फूल बना रही है, आप इसकी बातों में मत आओ, ये कोई प्लानिंग से आई हुई है। तो जो तो कह देता है कि अगर ये प्लानिंग से भी आई हुई है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वानिंग तो जो की बात सुनकर स्माइल करने लगती है और फिर दोनों ही साथ में एलिवेटर में जाते हैं, और फूशा बस यहाँ से चिल्लाता रह जाता है कि अंकल मेरी बात तो सुनो, पर वो लोग चले जाते हैं। और फिर वानिंग जो से कहती है कि लगता है अब मैं तुम दोनों निफ्यू और अंकल के बीच में आकर तुम दोनों की रिलेशनशिप ख़राब कर चुकी हूँ। तो जो कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। फिर वानिंग कहती है कि अब मेरी कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो तुम ऐसे थोड़ी ना बैठ के देखने वाले हो, तुम इसको ज़रूर सॉल्व करोगे ना। तो जो कहता है कि अब तुम खुल्ला मेरी हेल्प मांग रही हो तो इसका ये मतलब है कि अब हम दोनों साथ होकर ज़रूर रहेंगे। तो वानिंग कहती है कि वैसे भी तुम मुझे छोड़ने वाले कहाँ थे। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं, पर फिर जैसी एलिवेटर ओपन होता है तो वानिंग जल्दी से भाग जाती है। और फिर इसके बाद वो अपनी शेयर होल्डर की मीटिंग में आई होती है जहाँ पर सभी शेयर होल्डर फू फैमिली के इन्वेस्टमेंट लेने की वजह से ये बात कर रहे होते हैं कि अब वो लोग भी फू फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहते और उसके ड्रामा में से इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं और अब उसके साथ काम नहीं करना चाहते। तो वानी इन लोगों को जवाब नहीं दे पा रही होती है, और तभी इतने में यहाँ पर वानी की हेल्प करने के लिए जो पहुँच जाता है और वो सभी से कहता है कि अच्छा तो अब आप लोग इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं। तो फिर मैं आप सभी को बता दूं कि अब इस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स मेरे पास हैं और मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे लॉस होगा। फिर तो सभी इन्वेस्टर यहाँ पर जो से डर जाते हैं
और वार्निंग फिर सभी से कहती है कि अब आप लोग तो इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोग को मना नहीं करने वाली हूँ, आप लोग अब जा सकते हैं। फिर जो तो यहाँ से चला जाता है और ये सभी शेयर होल्डर वार्निंग से माफी मांगने लगते हैं। तो वार्निंग कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप लोग को मिस्टर जो से बात करनी होगी। फिर वो लोग जो के पीछे जाते हैं उसे मनाने के लिए, और वार्निंग यहाँ पर खुश हो रही होती है और अपनी कलीग से कहती है कि मैंने तो कुछ की भी नहीं और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। फिर इसके बाद वो जो के ऑफिस में जाती है उससे बात करने के लिए, और फिर जो यहाँ पर वानी को उसकी रिंग दिखाने लगता है। तो वो कहती है कि लाओ ये मुझे वापस करो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो ने यही रिंग दिखाकर वानी को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर उसने उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चली गई थी, और फिर उसके जाने के बाद उसने रिंग को उठा ली थी। अब यहाँ प्रेजेंट में जो वानी को रोकते हुए उसके हाथ में वही रिंग पहना देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट संभालने को तैयार हूँ। तो ये कहती है कि वो पूरे 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो फिर तुम्हें रिस्क भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो ये कहता है कि उसे सब मंजूर है। फिर इतने में यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए वानी की कलीग आ रही होती है और वो इन दोनों को ऐसे साथ देखकर कहती है कि सॉरी मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दी। फिर उसके बाद जो यहाँ से चला जाता है और वानी की कलीग उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही होती है, और तभी इतने में यहाँ पर रुआन आ जाती है जो कि फियांसी है। वो यहाँ पर वानी का मजाक उड़ा रही होती है कि अब सभी ने उसकी कंपनी में से इन्वेस्टमेंट निकाल लिए और अब उसका प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो जाएगा। पर तभी वानी और उसकी कलीग उसे बताते हैं कि जो ने अब इन्वेस्टमेंट कर दिए और अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बोलकर वो लोग जा रहे होते हैं। तो फिर रुआन चिल्लाते हुए वानी से कहने लगती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले और जो को सेड्यूस करे, जो कभी उसे पसंद नहीं करेगा। तो वानिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कंपनी से बाहर आती है, जहाँ पर जो वानिंग को पिक करने आया होता है। और वानिंग पूछती है कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। तो फिर जो बताता है कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। तो वानिंग कहती है कि ये सब मजाक करना बंद करो, देखो मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, तो ऐसा मत करो, नहीं तो लोग हमारे बारे में गलत समझेंगे। फिर जो तो वानिंग से गुस्सा हो जाता है और उसे उसके घर के पास ले आता है। तो ये तुरंत ही निकल जाती है और सोचती है कि अभी तक मेरी जियांग फैमिली का कर्जा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी इसे जो चाहिए वो नहीं दे सकती हूँ। फिर वानिंग जैसी अंदर जाती है तभी इतने में रास्ते में इसे फूशा मिल जाता है और वो बहुत ही ड्रंक होता है और वानिंग को मनाने की कोशिश करता है, पर वानिंग उसकी बात नहीं सुनती है। और तभी यहाँ पर उसके गार्ड यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वानिंग उनसे पूछती है कि क्या जो भाभी भी बाहर है, तो उसे कह दो कि वो मेरा वेट करे। और फिर हम देखते हैं कि वानिंग यहाँ पे ड्रंक हो जाती है और एक बंदा उसे पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो इतने में जल्दी से जो यहाँ पर आकर वानिंग को प्रोटेक्ट करता है और उसे उठा के लेके जाने लगता है। और फिर दोनों ही जब घर आते हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जो वानिंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है और तभी उसकी मॉम उसे कॉल पर कह रही होती है कि उन्होंने रुआन के साथ उसकी शादी फिक्स करें, जो कि रिच फैमिली की डॉटर है, तो उसे आज टाइम पर घर आना पड़ेगा उसकी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। पर जो इसका कुछ जवाब नहीं देता। और तभी इतने में यहाँ पर वानिंग आकर जो को पीछे से हक करने लगती है और फिर जो तो बहुत ही खुश हो जाता है और वानिंग उसे बताती है कि मुझे अब अपनी मूवी की शूट के लिए जाना होगा, तो मैं चलती हूँ। तो जो इसे रोकता है। तो वानिंग कहती है कि नहीं, मुझे ज़रूरी काम है इसलिए जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो के घर पे रुआन आई होती है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अंदर आने किसने दिया। तभी इतने में वो उसके गले पे निशान देख लेती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर किसी और लड़की के साथ थे। तभी हम देखते हैं कि वानिंग यहाँ चुप कर इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है। जो यहाँ पर रुआन से क्लियर करता है कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो तुम ऐसा सोच रही हो। तो फिर वो बताने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने का सोचा है और तुम्हारी मॉम मुझे बहुत पसंद करती है। तो जोई से समझा देता है कि अगर तुम्हें वो इतनी पसंद है ना, तो जाओ तुम मेरी मॉम से शादी कर लो, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो फिर ये कहती है कि आखिर वो लड़की है कौन जो तुम्हें सेड्यूस करके रखी है, मुझे अभी उसे देखने दो। तो फिर ये इसे अंदर जाने नहीं देता है और कहता है कि शुरू से ही अब तक मैंने तुमसे कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोला था और मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ और हमेशा से उसे करूँगा। वानिंग ये सुनकर खुश हो रही होती है। तो फिर रुआन कहने लगती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, मैं हर चीज़ में अच्छी हूँ। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ आखिर उसने ऐसे कैसे तुम्हें सेड्यूस करके रखी है। तो फिर जोई से धमकी देता है कि अगर तुमने ट्रबल क्रिएट करी और वानिंग को परेशान करी तो अच्छा नहीं होगा। तो जो की बातें सुनकर तो वानिंग और खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ वानिंग के पास पहुँचता है और उसे अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होने को बोलता है। तो फिर वो उसे पैसे देने लग जाती है। जो कहता है कि क्या तुम सोच रही हो कि तुम ये पैसे देकर मेरी सर्विंग खरीद लोगी। ऐसा बोलकर वो पैसे फेंक देता है और कहता है कि ये बहुत ही कम है। वानिंग कहती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो जो कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। देखो मैं नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ी थी,
लेकिन क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो कि चाहे जो भी हुआ हो, अब मेरे पास बहुत पावर है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो तुम मुझे सब बता सकती हो। फिर यहाँ पर वानिंग अभी भी नहीं मान रही होती है, तो जो से जल्दी से हक करके कहने लग जाता है कि तुम मुझे एक राइड दो खुद को परस्यू करने का। तो फिर वानिंग हाँ बोल देती है और फिर नेक्स्ट डे दोनों ड्राइव पर बाहर घूमने जाते हैं और उसके बाद जो वानिंग को उसकी कंपनी तक भी छोड़ने आता है। तब इतने में जो को उसकी मॉम की कॉल आने लगती है और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए, आज रात तुम्हें घर आना पड़ेगा रुआन के साथ डिनर पे जाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी और उसकी शादी मुझे फिक्स करनी है। तो फिर जो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि मॉम मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ, और वो कॉल कट करता है। फिर यहाँ पर जो के डैड तो गुस्सा होने लग जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो अपनी मर्जी चला सकता है। अब वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया है, तो उसे लगता है उसके पास बहुत पावर आ गई है। फिर इतने में उसकी मॉम कहने लगती है कि पहले हमने वानिंग को जो की लाइफ से निकाले थे और अब पता नहीं कौन लड़की आ गई है जो उसे फिर से सेड्यूस कर रही है, और जिसके लिए वो इतना पागल हो गया है कि हमारी बात भी नहीं सुन रहा और हमारा प्लान ख़राब कर रहा है। फिर जो के डैड इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए बोलते हैं कि वो लड़की कौन है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रुआन को, जो कि सेट पर लोगों को परेशान कर रही होती है और कहती है कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है और मैं अब घर जल्दी जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो के साथ और उसकी फैमिली के साथ डिनर पे जाना है। फिर ये सभी उसे मनाने लग जाते हैं, तो रुआन शर्त रखती है कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पर यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मिस्टर जो को यहाँ पर बुला लो तो। वानी कहती है कि मेरे पास तो इससे भी इजी सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें रिप्लेस कर देती हूँ। तो फिर ये सुनकर रुआन शॉक होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं जो की फियांसी हूँ, क्या तुम पागल हो गई हो जो मेरे साथ ऐसा करोगी। तो वानिंग फिर भी हाँ बोलती है। फिर रुआन वानिंग के ऊपर हाथ उठाने जाती है, तो वानिंग का सीनियर इसका हाथ रोक देता है। तो फिर ये लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि अब मुझे पता लगा कि तुम्हारा फूशाओ के साथ इंगेजमेंट कैसे टूट गया, क्योंकि तुम्हारा अब इसके साथ अफेयर चल रहा है। फिर सभी लोग वानिंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि सच में इसी वजह से उसका रिश्ता टूटा है। तो जल्दी से वानिंग का सीनियर क्लियर करता है कि हम लोग तो बस क्लासमेट हैं, इसलिए तुम लोग वानिंग के बारे में ऐसा मत बोलो। तो रुआन कहती है कि तुम इसकी इतनी साइड ले रहे हो, यानी मैंने सही ही बोली थी कि सच में तुम दोनों का कुछ तो चल रहा है। तो फिर वानिंग कहती है कि अगर तुम झूठे रूमर फैलाओगी तो अच्छा नहीं होगा। तो रुआन इसे भी धमकी देती है कि रुको, मैं अभी जो को कॉल करके तुम्हें यहाँ से निकलवा देती हूँ। वानिंग कहती है कि ठीक है, ट्राई करके देख लो। तो फिर रुआन तुरंत ही जो को कॉल करने की एक्टिंग करके उसे कहने लगती है कि देखो ना, यहाँ पर मुझे वानिंग कैसे बुली कर रही है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। और फिर नकली एक फ़ोन पर बात करने के बाद वो इन लोग के पास आकर बताती है कि अब जो यहाँ पर आएगा ना तो तुम लोग को सबक सिखाएगा, बस वो अभी बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, लेकिन हाँ अभी तुम नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांग लोगी ना तो फिर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। वानिंग इसे बताती है कि मिस्टर जो तो यहाँ पास में ही है, तो तुम्हारा झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन नहीं आ रहा तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ। तो रुआन चिल्लाती है कि तुम्हारा पता नहीं जो के साथ क्या कनेक्शन है जो तुम उसे यहाँ पर बुला लोगी। फिर इतने में जो यहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी से रुआन उसके पास आकर बताने लगती है कि कैसे ये दोनों साथ हो गए और अपनी पावर का यूज़ करके मुझे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो जो तो यहाँ पर इसे दूर करता है और वानिंग को जाकर हक करता है और सभी को बताता है कि मेरी वानिंग जिसे चाहे उसे निकाल सकती है और वो जो चाहे करेगी, मैं उसको हाँ ही बोलूँगा। रुआन को फायर करके यहाँ से निकलवा देती है और फिर वो जो के साथ में यहाँ से चली जाती है। और फिर जब जो की मॉम को इस बारे में पता लगता है कि वो वानिंग के साथ है, तो फिर वो उसे कॉल करके चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि वो वानिंग जैसी लड़की के साथ दूर है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके डैड एक जुआरी थे और उसकी मॉम मेंटली बीमार थी। तभी हम देखते हैं कि वानिंग जो की बातें सुनने लगती है कि वो अपनी मॉम से बात कर रहा है। तो अपनी मॉम को चिल्ला देता है कि वो इस बीच में ना पड़े और वो कह देता है कि वो सिर्फ वानिंग से शादी करेगा। और फिर ऐसा बोलकर वो अपनी मॉम का कॉल कट करता है और तभी वानिंग भी ये सुनकर सोच लेती है कि अब वो जो के ऊपर गिव अप नहीं करेगी और अपना बेस्ट देगी ताकि वो दोनों फिर से साथ हो सके। और फिर हम देखते हैं कि जो वानी की हेल्प करने में लग जाता है, उसके और उसकी फैमिली का नेम क्लियर करने में, और वो अपने मॉम डैड से जाकर मिलता है और उनसे साफ साफ कह देता है कि वो लोग चाहे कितना भी वानिंग के खिलाफ हो जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वानिंग से ही शादी करेगा, क्योंकि उसने अब तक उसके लिए इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ा है और इतना पावरफुल सीईओ बना है। और फिर यही सब कहकर वो चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वानिंग को अपनी मूवी के लिए अवार्ड मिल रहा होता है और जो उसे ऐसे देखकर खुश होता है कि वो अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ रही है, और उसे पता होता है कि वो अब अपनी फैमिली की डेथ का बदला लेना चाहती है। और जो अपनी फ्रेंड को बता रहा होता है कि वो अपनी वाइफ की अब पूरी हेल्प करने वाला है, तो इसका फ्रेंड कहने लगता है ये सच में तूने अब तक उसकी कितनी हेल्प की है। तो ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो ये सब डिजर्व करती है। फिर हम देखते हैं कि वानिंग से मिलने के लिए यहाँ पर फूशा पहुँच जाता है और उसे कहता है कि उसकी फैमिली का जो कर्जा है वो कब भरेगी। तो फिर ये कहती है कि बस तुम कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करो,
फिर हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन फूशा और उसकी ग्रैंड माँ वानिंग की फैमिली के खिलाफ यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि वानिंग कितनी ज़्यादा शेमलेस है जो उनका कर्जा नहीं भर रही है और उल्टा उनके खिलाफ जा रही है। फिर जैसे यहाँ पर वानिंग पहुँचती है तो सभी रिपोर्टर उसके खिलाफ ही बातें कर रहे होते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर लीना जाती है वानिंग की हेल्प करने के लिए और वो फूशाओ के बारे में सभी को असलियत बता देती है कि वो कैसे अपनी ग्रैंडमा के साथ मिलकर जियांग फैमिली को बर्बाद करने में लगा हुआ था और उन दोनों की वजह से ही जियांग फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी और फिर वो सभी लोग मर गए। फिर फूशा और उसकी ग्रैंडमा यहाँ वानिंग से माफ़ी मांगने लगते हैं पर वो उन्हें माफ़ नहीं करती है और फिर इन लोगों को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से ही वानिंग की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। और फिर जो की मोम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो को सब बता देती है कि असल में वानिंग को उनकी फैमिली के बारे में पता लग गया था कि असल में उसके डैड का नाजायज़ बच्चा था और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ बाहर लीक हो। इस वजह से ही उन लोगों ने वानिंग के साथ उसका रिश्ता तोड़वा दिए थे और उसे मजबूर करे थे कि वो उसके साथ ब्रेकअप करे, नहीं तो वो उसके डैड को छोड़ेंगे नहीं और उससे नील डाउन भी करवाए थे। तो फिर वानिंग मान गई थी। फिर जैसे ये सब जो सुनता है तो उसे रोना आ जाता है कि वानिंग ने कितना सफ़र करी है। फिर वो वानिंग को सब कुछ बता देता है कि अब उसे सब पता लग गया है और अब वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। और फिर जो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर वानिंग को फुल सपोर्ट करता है और फिर दोनों ही अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।